हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति यादव स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल द स्टडी टॉपिक में। इस वीडियो में मैंने यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जीएस के 35 क्वेश्चन को कवर किया है और उससे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसे भी डिटेल में कवर किए हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। इस वीडियो में आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चन आंसर हैं, इसलिए हमारे वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें और लास्ट में हमें अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिले। डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम लिंक दिया है, आप हमारे टेलीग्राम लिंक से भी ज़रूर जुड़े। इस चैनल पे हम डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन और स्टडी रिलेटेड टॉपिक्स को कवर करते रहते हैं। आइए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन पहला दिया है, किस वर्ष भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किया गया था? तो ये जो 1951 है, इस वर्ष में भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन किया गया था। इसका डिटेल हम देख लेते हैं। भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया था। 1951 में अधिनियमित संविधान प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 में भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के प्रावधान में कई बदलाव किए थे। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में 10 मई 1951 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा पारित किया गया था और 18 जुलाई 1951 को संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। आगे देखते हैं, दिया है दूसरा क्वेश्चन, भारत के संविधान ने भारत सरकार अधिनियम का स्थान लिया। कौन सा स्थान लिया भारत संविधान का? तो ये जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है, ये भारत के संविधान का स्थान लिया था। इसके बारे में हम डिटेल देख लेते हैं। भारत के संविधान ने भारत सरकार अधिनियम 1935 का स्थान लिया। भारत सरकार अधिनियम 1935 यूनाइटेड किंगडम की सदस्य का एक अधिनियम था। अगस्त 1935 में इसे मूल रूप से सही स्वीकृति मिली। भारत संविधान अधिनियम 1935 में 321 खंड और 10 अनुसूचियाँ थी। आगे तीसरा क्वेश्चन दिया है, भारत में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है? तो भारत में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के साथ इसका स्थान चौथा स्थान है। उत्तर प्रदेश का 2,40,928 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के साथ उत्तर प्रदेश भारत में चौथे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें 80 हैं और राज्यसभा सीटें 31 हैं। आगे देखते हैं, दिया है जेसीबी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये साहित्य के क्षेत्र में जेसीबी पुरस्कार दिया जाता है। इसके बारे में हम डिटेल देख लेते हैं। जेसीबी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और इसकी स्थापना 2018 में हुई थी। बेन्यामीन ने अपनी पहली पुस्तक जैस्मीन डेज के लिए साहित्य के लिए पहला जेसीबी पुरस्कार 2018 जीता। जैस्मीन डेज का अनुवाद शहनाज हबीब ने किया है। आगे देखते हैं, दिया है निम्नलिखित में से किसे भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये जो हर्षवंती बिष्ट हैं, इनको भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इनके बारे में हम डिटेल देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध पर्वतारोही हर्षवंती बिष्ट ने भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष चुने जाने का गौरव प्राप्त है।
हर्षवंती बिष्ट को पर्वतारोहण के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। उन्होंने 1975 में उत्तरकाशी स्थित नेहरू पर्वतारोहण संस्थान से पर्वतारोहण का कोर्स किया है। आगे देखते हैं, दिया है जनवरी 2022 में किस राज्य में 3 दिवसीय पारंपरिक तुरग्या महोत्सव मनाया गया। तो ये जो अरुणाचल प्रदेश राज्य है, इस राज्य में जनवरी 2022 में 3 दिवसीय पारगम्य तुरग्या महोत्सव मनाया गया है। इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में मोनपा समुदाय का 3 दिवसीय पारंपरिक तुरग्या महोत्सव जनवरी 2022 में आयोजित किया गया था। वर्ष 2022 के एक विशेष अवसर का प्रतीक है, क्योंकि इसका ड्यूग्यूर तोगर्य 3 साल के अंतराल के बाद आया है। मोनपा समुदाय का मानना है कि त्यौहार पृथ्वी से किसी भी भारी ऊर्जा को समाप्त कर देता है जो संवेदनशील प्राणियों को नुकसान पहुंचा सकता है और उन्हें प्राकृतिक आपदाओं से बचाता है। आगे देखते हैं, दिया है जनवरी 2022 में किस देश के अंतरिक्ष यात्री ने अपने निर्माण दिन अंतरिक्ष स्टेशन में पहला मैनुअल डॉकिंग प्रयोग किया है। तो ये जो चीन देश है, इसने जनवरी 2022 में अंतरिक्ष यात्रियों ने अपने निर्माण दिन अंतरिक्ष स्टेशन में अपना पहला मैनुअल डॉकिंग प्रयोग किया है। इसके बारे में हम डिटेल देख लेते हैं। देश के निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन के कोर मॉड्यूल में 3 चीनी अंतरिक्ष यात्रियों ने पहली बार तियानझोउ 2 कार्गो क्राफ्ट के साथ मैनुअल रिट्रीव और डॉकिंग प्रयोग सफलतापूर्वक पूरा किया है। यह पहली बार था जब 3 चीनी अंतरिक्ष यात्रियों ने कार्गो क्राफ्ट को संचालित करने के लिए मैनुअल टेली ऑपरेशन उपकरण का इस्तेमाल किया है। आगे देखते हैं, दिया है किस राज्य में 21वीं अखिल भारतीय औद्योगिक प्रदर्शनी नुमाइश 2022 का उद्घाटन किया है। तो ये जो तेलंगाना राज्य है, यहाँ पे 21वीं अखिल भारतीय औद्योगिक प्रदर्शनी नुमाइश 2022 का उद्घाटन किया गया है। इसके बारे में हम डिटेल देख लेते हैं। तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन 2 जनवरी 2022 को हैदराबाद में एग्जीबिशन सोसाइटी द्वारा आयोजित 21वीं अखिल भारतीय औद्योगिक प्रदर्शनी नुमाइश 2022 का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में तेलंगाना के गृह मंत्री महमूद अली को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। आगे देखते हैं, दिया है 9वां क्वेश्चन, कपिल देव की आत्मकथा का क्या नाम है। तो ये जो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट है, ये कपिल देव की आत्मकथा का नाम है। कपिल देव अब तक 4 किताबें लिख चुके हैं। पहला है बॉय गॉड्स डिक्री आत्मकथा जो 1985 में लिखी गई। क्रिकेट माई स्टाइल, ये आत्मकथा 1987 में लिखी गई। और स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट आत्मकथा 2004 में लिखी गई। वी द सिख 2019 में लिखी गई कपिल देव की आत्मकथाएं हैं। आगे देखते हैं, दिया है भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर राज्य में अनुच्छेद 370 को कब निरस्त किया। तो ये जम्मू कश्मीर राज्य का अनुच्छेद 370 जो है, इसको 5 अगस्त 2019 को निरस्त किया गया। इसके बारे में डिटेल देखते हैं। दिया है 5 अगस्त 2019 को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संविधान आदेश 2019 को निरस्त किया। यह आदेश अनुच्छेद 370 के प्रावधान के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को दिए गए विशेष दर्जे को प्रभावी ढंग से निरस्त करता है, जिसके अंतर्गत
अन्य राज्यों पर लागू होने वाले संविधान के प्रावधान जम्मू और कश्मीर पर लागू नहीं होते हैं। आगे देखते हैं, दिया है भारत में मामलुक वंश के संस्थापक कौन था। तो ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, ये मामलुक वंश के संस्थापक थे। इनके बारे में हम डिटेल देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित मामलुक वंश के ये कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक हैं। इनका शासन 1206 से 1219 तक चला। यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 19 रहेगा, तक चला। यह दिल्ली सल्तनत के रूप में शासन करने वाला पहला राजवंश था। राजवंश समाप्त हो गया जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1219 में अंतिम मामलुक शासक मुइज़ उद्दीन कैकाबाद को उखाड़ फेंका। राजवंश को खिलजी वंश दिल्ली सल्तनत के दूसरे राजवंश द्वारा सफल बनाया गया था। आगे देखते हैं, दिया है ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो ये जो ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान है, ये गुजरात में स्थित है। इसके बारे में डिटेल है कि ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। इस अभयारण्य की स्थापना जुलाई 1976 में लगभग 18 वर्ग किलोमीटर के प्रारंभिक संरक्षित क्षेत्र के रूप में की गई थी। उद्यान दक्षिण में खंबात की खाड़ी और दूसरी तरफ बंजर भूमि और कृषि क्षेत्र से घिरा हुआ है। राष्ट्रीय उद्यान को अर्ध शुष्क जैव भौगोलिक क्षेत्र के 4वीं गुजरात राजवाड़ा जैविक प्रांत के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आगे देखते हैं, दिया है उत्तर प्रदेश में भारत कला भवन कहाँ स्थित है। तो भारत कला भवन जो है वाराणसी में स्थित है, उत्तर प्रदेश के। इसके बारे में दिया है भारत कला भवन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में स्थित वाराणसी भारत में एक विश्वविद्यालय संग्रहालय है। भारत कला भवन की खोज योजना 1 जनवरी 1920 को साकार हुई, जब भारतीय ललित कला परिषद की स्थापना गोदौलिया वाराणसी में एक विंग में हुई थी। यह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और वाराणसी शहर दोनों में एक प्रमुख पर्यटक आकर्षक केंद्र है। आगे देखते हैं, दिया है पेरियार नदी किस राज्य से होकर बहती है। तो ये जो पेरियार नदी है, ये केरल राज्य से होकर बहती है। इसके बारे में हम देख लेते हैं। पेरियार नदी केरल की सबसे लंबी नदी है। इसे लोकप्रिय रूप से केरल की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है। पेरियार नदी की लंबाई 240 किलोमीटर है। यह पश्चिमी घाट में शिवगिरी पहाड़ियों से निकलती है और कोडुंगलूर झील में जाके अपने जल को गिराती है या खाली हो जाती है। यह 2 राज्यों से होकर बहती है, केरल और तमिलनाडु से होकर गुजरती है। आगे देखते हैं, दिया है राहेन जलप्रपात मध्य प्रदेश में किस नदी पर स्थित है। तो ये जो राहेन जलप्रपात है, ये मध्य प्रदेश के केन नदी पर स्थित है। राहेन जलप्रपात मध्य प्रदेश के केन नदी पर स्थित है। राहेन जलप्रपात भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में खजुराहो में स्थित केन नदी पर स्थित एक प्राकृतिक जलप्रपात है। केन नदी मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदियों में से एक है और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों से होकर बहती है। केन नदी का स्रोत अहिर गवाह है और इसका मुख्य यमुना नदी है। केन नदी की कुल लंबाई 427 किलोमीटर है। आगे देखते हैं, दिया है पूना में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था। तो ये जो बाल गंगाधर तिलक है, इन्होंने पूना में होम रूल आंदोलन शुरू किया था। इनके बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं कि दिया है होम रूल आंदोलन की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में पुणे में की थी। इसकी शुरुआत एनी बेसेंट और
सुब्रमण्यन स्वामी ने सितंबर 1916 में मद्रास की अड्यार में की थी। इसका उद्देश्य संगोष्ठी आयोजित कर पर्चे बांटकर स्वशासन होम रूल स्थापित करना था। आंदोलन में 1917 की घोषणा को जन्म दिया, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने जिम्मेदार सरकार की प्रगतिशील प्राप्ति के लिए प्रशासन की भारतीयों के जुड़ा को बनाने का फैसला किया। आगे देखते हैं, दिया है जॉर्डन की राजधानी क्या है। तो जो जॉर्डन की राजधानी ये अम्मान है। जॉर्डन के बारे में हम देख लेते हैं। राजधानी अम्मान शहर एजलून पर्वत की पूर्वी सीमा पर रोलिंग पहाड़ी छोटे आंशिक रूप से बारहमासी वादी अम्मान और उसकी सहायक नदियों पर बनाया गया है। जॉर्डन देश मुद्रा जॉर्डन की मुद्रा है जॉर्डन के दिनार। आगे देखते हैं, दिया है मानव शरीर के किस अंग में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है। तो ये जो कान होता है, इसमें मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है। इसे स्टेपिस के नाम से जाना जाता है। कान में 3 प्रकार की छोटी हड्डियां होती है। पहला है मालेयस, दूसरा इनकस और तीसरा स्टेपस। जो ये स्टेपिस होती है, ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। आगे देखते हैं, दिया है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है। तो ये जो संधिपाद आर्थ्रोपोडा संघ है, ये जंतु जगत का सबसे बड़ा महासंघ है। इसके बारे में हम डिटेल देख लेते हैं। संघ संधिपाद जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। पृथ्वी पर सभी नामित प्रजातियों में से लगभग जो 2/3 प्रजातियां हैं, वे संधिपाद संघ के अंतर्गत आती है। संधिपाद की विशेषता है कि इनका शरीर जो है काइटिनी बहिकंकाल से बना होता है और ये कठोर होता है। संघ संधिपाद में संधि उपांग होते हैं और पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, दिया है कौन सा महाकाव्य विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। तो ये जो महाभारत महाकाव्य है, ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसके बारे में डिटेल में हम देख लेते हैं कि दिया है महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य। महाभारत संस्कृत भाषा में वेद व्यास द्वारा लिखी गई है। महाभारत की उत्पत्ति वैदिक काल से होती है। महाभारत के महाकाव्य में 74,000 से अधिक श्लोक, लंबे गद्य और कुल मिलाकर 1.8 मिलियन शब्द हैं। आगे देखते हैं, दिया है विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो विश्व विरासत दिवस है, ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं। विश्व विरासत दिवस एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए ये जो दिवस है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके बारे में हम देख लेते हैं। विश्व विरासत दिवस हर वर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य मानव विरासत को संरक्षित करना और संबंधित संगठनों के सभी प्रयासों को मान्यता देना है। सांस्कृतिक विरासत स्मारकों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके संरक्षण के उद्देश्य से इसे 1983 में यूनेस्को की महासभा द्वारा अनुमोदित किया गया था। आगे देखते हैं, दिया है निम्नलिखित में से किसने डीजल इंजन का आविष्कार किया था। तो ये जो रुडोल्फ डीजल है, इन्होंने डीजल इंजन का आविष्कार किया है। इनके नाम से आप जान सकते हैं कि जो रुडोल्फ डीजल हैं, इन्होंने ही डीजल इंजन का आविष्कार किया है। इनके बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं। डीजल इंजन एक आंतरिक दहन इंजन है। डीजल में सिलेंडर में अंतर्क्षेपित किए गए डीजल इंजन को प्रज्वलित करने के लिए इंजन की वायु को पर्याप्त रूप से उच्च तापमान पर संपीड़ित किया जाता है, जहां दहन और प्रसार एक पिस्टन को सक्रिय करता है।
1890 के दशक में रुडोल्फ डीजल ने एक कुशल संपीड़न प्रज्वल अंतरिक्ष दहन इंजन का आविष्कार किया, जो उनके नाम पर डीजल इंजन रखा गया है। आगे देखते हैं, दिया है भारत के किस राष्ट्रपति की उनके कार्यकाल में मृत्यु हुई। तो भारत में दो ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के समय हुई। एक हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन और दूसरे हैं फ़खरुद्दीन अली अहमद। तो इनमें से जो दिया है ऑप्शन में से, ये फ़खरुद्दीन अली अहमद हैं, जिनकी सेवा के समय ही इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं। पद पर रहते हुए दो राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन और फ़खरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हुई है। जाकिर हुसैन 13 मई 1967 से 3 मई 1969 को अपनी मृत्यु तक भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने रहे थे। फ़खरुद्दीन अली अहमद एक भारतीय वकील और राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने 1974 से 1977 तक भारत के 5वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। फ़खरुद्दीन अली अहमद के कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे देखते हैं, दिया है कौन सा महाद्वीप विश्व की आधी से अधिक टीन का उत्पादन करता है। तो ये जो एशिया महाद्वीप है, ये विश्व की आधी से अधिक टीन का उत्पादन करता है। एशिया महाद्वीप दुनिया के आधे से अधिक टीन का उत्पादन करता है। एशिया में चीन टीन का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। अयस्क कैल्साइट में टीन पाया जाता है और हमारे भारत में टीन का जो प्रमुख उत्पादन केंद्र है वो छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा टीन का प्रमुख उत्पादक राज्य है। आगे देखते हैं, दिया है बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है। तो ये जो जब बंकिम चंद्र चटर्जी का जो उपन्यास आनंद मठ है, इसमें सन्यासी का उल्लेख किया गया है। इसके बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी उपाध्याय द्वारा लिखित और 1882 में प्रकाशित एक बंगाली उपन्यास है। यह 18वीं शताब्दी के अंत में सन्यासी विद्रोह पृष्ठभूमि से प्रेरित और स्थापित है। इसे बंगाली और भारतीय साहित्य के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में से एक माना जाता है। ये जो बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ है, ये एग्ज़ाम में बहुत ही बार पूछा गया है। इस पुस्तक में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन एग्ज़ाम में ये भी उठा लिए जाते हैं कि जो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, इसका जो उल्लेख है किस में मिलता है। तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में मिलता है। आगे देखते हैं, दिया है पीछे के दृश्य के लिए मोटर चालक कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं। तो ये जो उत्तल दर्पण है, इसका पीछे के दर्पण के लिए मोटर चालकों में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, दिया है कवक के कारण होने वाले एक पादप रोग का क्या नाम है। तो ये जो रस्ट ऑफ व्हीट है, ये कवक के कारण होने वाला एक पादप रोग है। आगे देखते हैं, दिया है क्वथनांक के आधार पर दो तरल पदार्थों को अलग करने की विधि क्या कहलाती है। तो दो तरल पदार्थों को अलग करने की विधि को आसवन कहते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं। आसवन या प्रभाजी, आसवन को प्रभाजी भी कहते हैं, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आसवन या प्रभाजी आसवन घटकों और पदार्थों को तरल मिश्रण से अलग करने की प्रक्रिया है, जो चयनात्मक वचन और संघनन का उपयोग करता है। शुष्क आसवन जैसे उत्पादकों को उत्पादन के लिए ठोस पदार्थों का दहन है। निर्वात आसवन कम दाब के तहत
आश्वासन किया जाता है जो उन यौगिकों को शुद्धिकरण करने में सहायक होता है जिनको परिवेश के दाम पर आसानी से आश्रित नहीं किया जा सकता। आगे देखते हैं, दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जल वाष्प जैसी गैसों को किस नाम से जाना जाता है? तो इन सभी गैसों को ग्रीन हाउस गैसों के नाम से जाना जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जल वाष्प को हम देख लेते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव या इफेक्ट क्या होता है? सौर ऊर्जा पृथ्वी के वायुमंडल में फंस जाती है और धीरे धीरे विकिरण करती है ताकि हमारी पृथ्वी को एक गर्म कंबल से ढक दिया जा सके। यह पृथ्वी पर अपने तापमान को बनाए रखने और पृथ्वी को जीवन के लिए परिपूर्ण बनाने के लिए ग्रीन हाउस प्रभाव की प्राकृतिक प्रक्रिया है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प जैसी गैसों को ग्रीन हाउस गैसों के रूप में जाना जाता है। आगे देखते हैं, दिया है जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये जो जगन्नाथ मंदिर है ये कर्नाटक में स्थित है। यह एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है जो 10वीं शताब्दी में पूर्वी गंगा के पहले शासन अंतर्वर्धन द्वारा पुनर्निर्माण शुरू किया गया था। जगन्नाथ मंदिर एक विशाल संरचना है जो 4 लाख वर्ग फुट में फैला है और इसमें कम से कम 120 मंदिर और धार्मिक स्थल हैं। आगे देखते हैं, दिया है ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले या वाली पहले भारतीय कौन थे या कौन थी? तो ये जो भानु अथैया हैं ये ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली सबसे पहली भारतीय हैं। भानु अथैया ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय थी। रिचर्ड एटनबरो की गांधी के लिए वेशभूषा डिजाइन करने के लिए भानु अथैया को 1993 में अकादमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। यह भारत का पहला ऑस्कर पुरस्कार था जो भानु अथैया को मिला। आगे देखते हैं, दिया है कृत्रिम गुर्दे किस सिद्धांत पर संचालित होते हैं? तो ये जो डायलिसिस सिद्धांत है इस सिद्धांत पर कृत्रिम गुर्दे को संचालित किया जाता है। इसके बारे में हम देख लेते हैं। कृत्रिम गुर्दे डायलिसिस के सिद्धांत पर काम करती है। जब कोई व्यक्ति गुर्दे की बीमारियों से पीड़ित होता है तो एक कृत्रिम गुर्दे का उपयोग किया जाता है। डायलिसिस रक्त को फिल्टर करने की प्रक्रिया है, यानी रक्त से विषाक्त पदार्थों को निकालना। गुर्दे एक उत्सर्जन अंग है जो शरीर में विषाक्त कचरे या अवशिष्ट पदार्थों को निकालने में मदद करता है। आगे देखते हैं, दिया है तारों और पृथ्वी के बीच की दूरी को किस में मापा जाता है? तो तारों और पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है उसे प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। इसके बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया था। तारों और पृथ्वी के बीच की दूरी को 1 प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। 1 प्रकाश वर्ष एक दूरी है जो प्रकाश 1 वर्ष में यात्रा करता है। यह 9.461 गुणे 1012 किलोमीटर के बराबर होता है। 1 प्रकाश वर्ष एक दूरी है जो प्रकाश के जूलियन वर्ष में अर्थात 365.25 दिनों में निर्वात में यात्रा करता है। आगे देखते हैं, दिया है लिटमस एक प्राकृतिक रंग है जो किस से प्राप्त किया जाता है? तो इसे काई से प्राप्त किया जाता है। लिटमस को, काई को लाइकेन भी कहते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं। लिटमस पेपर एक प्रकार का पीएच पत्र होता है जिसे काई लाइकेन के प्राकृतिक रंगों से उपचारित करके बनाया जाता है। इसका उपयोग यह पहचानने के लिए किया जाता है
कि कोई विलयन अम्लीय, क्षारीय या उदासीन है कि नहीं। आगे देखते हैं दिया है, और ये क्वेश्चन लास्ट है हमारा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत ही बार पूछा गया है। अरावली पर्वतमाला का उच्चतम बिंदु कौन सा है? तो ये जो गुरु शिखर है ये अरावली पर्वतमाला का सबसे उच्चतम बिंदु है। इसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। दिया है गुरु शिखर राजस्थान के माउंट आबू में 5,650 फीट या 1722 मीटर पर अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। यह मध्य अरावली रेंज के दक्षिण पश्चिम छोर के पास स्थित है। गुजरात राज्य के साथ सीमा के करीब है। अरावली पर्वत दुनिया के सबसे पुराने वाले पहाड़ों में से एक है। उत्तर पश्चिमी भारत की अरावली अब 300 मीटर से 900 मीटर की ऊंचाई के साथ अवशिष्ट पर्वत बनाती है। इसके साथ ही हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको हेल्प मिल सके और हमें भी थोड़ी मोटिवेशन मिले, जिसके हम और भी ऐसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो ला सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलते रहें। इस चैनल पे हम स्टडी रिलेटेड टॉपिक्स को कवर करते रहते हैं और डेली करेंट अफेयर के वीडियो को अवेलेबल करते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।